हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भक्ति इस ट्यूटोरियल के अंदर। आज हम लेके आए हैं साइंस स्टैंडर्ड 10 के साइंस पार्ट 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देख लिया था, एनाटॉमिकल एविडेंस देख लिया था, कनेक्टिंग लिंक्स देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। So let's start the video. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago? How can we tell this? आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि बहुत साल पहले कौन सा एनिमल एग्जिस्ट होता था अपने अर्थ पे, और हमें कैसे पता चला। हम कैसे बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डायनासोर एग्जिस्ट होते थे अपने अर्थ पे पहले। हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो एग्जिस्ट होते थे करके। इसका जो सीक्रेट है वो अपने अर्थ में छुपा है। बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह ऐसे कैलेमिटीज़ की वजह से उनके रिमेंस और इम्प्रेशंस जो है वो अपने अर्थ में अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो जाते हैं, और वही प्रिजर्व उनके रिमेंस और इम्प्रेशन के ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल था, कैसे दिखता था, क्या। और वो जो उनके रिमेंस और इम्प्रेशन रहते हैं उन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल्स। और स्टडी ऑफ फॉसिल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है स्टडी ऑफ इवोल्यूशन का। ओके, carbon consumption of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of carbon-14 occurs continuously. कार्बन कंजप्शन जो रहता है, अब प्लांट रहो या एनिमल रहो, कोई भी अगर वो ज़िंदा हो तो वो कार्बन कंजम करेगा, और उसका बट अगर वो उसकी सपोज डेथ हो जाती है तो उसका कार्बन कंजप्शन करना स्टॉप हो जाता है। और इसी वजह से कार्बन 14 जो है उनके बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है कार्बन 14, उसकी डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, instead of remaining constant, the ratio between carbon 14 and carbon 12 changes continuously as carbon 12 is non-radioactive. कार्बन 12 जो है वो नॉन रेडियोएक्टिव है, बट कार्बन 14 इज़ रेडियोएक्टिव। कार्बन 14 डिके होते रहता, और प्लांट्स या फिर एनिमल के डेड बॉडी के अंदर जो रेशियो रहता है कार्बन 14 और कार्बन 12 का, वो चेंज होते रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। डेथ के बाद, डेथ होने से पहले वो कांस्टेंट रहता, बट डेथ के बाद वो चेंज होते रहता, क्योंकि कार्बन 12 नॉन रेडियोएक्टिव है बट कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, तो वो डिके होते रहता। The time passed since the date of plants and animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and the ratio of carbon 14 to carbon 12. अगर कोई एनिमल या फिर प्लांट की डेथ हो जाए तो उसके बाद में का टाइम हम मेज़र कर सकते हैं बाय मेजरिंग द रेडियोएक्टिविटी ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 की रेडियोएक्टिविटी मेज़र करके हम टाइम पता कर सकते हैं, या फिर रेशियो कार्बन 14 या फिर कार्बन 14 एंड कार्बन 12 के बीच का जो रेशियो है उसको मेज़र करके हम टाइम पता कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बन डेटिंग मेथड। तो आपको इतना लिखना होगा। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पैलेंटोलॉजी के अंदर और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, टू डिटरमाइन द ह्यूमन फॉसिल, एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल के एज डिटरमाइन करने के लिए, और मैन्युस्क्रिप्ट की एज डिटरमाइन करने के लिए। Or once the age of fossil been determined by such technique, it become easy to deduce the information about other erstwhile organism. अगर हमने एक बार किसी फॉसिल की एज डिटरमाइन कर ली तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता उनके पूर्वज ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन निकालना। It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. और कार्बन डेटिंग मेथड की वजह से ही हमें पता चला है कि जो वर्टिब्रेट्स है वो स्लोली ओरिजिनेट हुए थे इनवर्टिब्रेट्स से। ओके, यहाँ पे 1.8 में कुछ दिया है, ये है सॉइल की लेयर्स। ये सॉइल की लेयर, यहाँ पे सबसे नीचे हमें मिलता है इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स, थोड़े ऊपर आएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे हमको पाइसेस के फॉसिल्स, और ऊपर आएंगे तो हमें मिलेंगे एम्फीबियंस के फॉसिल्स, और ऊपर आएंगे तो हमें मिलेंगे रेप्टाइल्स के, और सबसे ऊपर हमें मिलेंगे एव्स या फिर मैमल्स के फॉसिल्स। इसके ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कहाँ कब एग्जिस्ट करता था और कब नहीं। ओके, गॉट इट। तो अब है हमारा फिफ्थ एविडेंस, जो कि है कनेक्टिंग लिंक।
कनेक्टिंग लिंक में बताया कि सम प्लांट्स एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। ऐसे कोई कोई प्लांट्स या फिर एनिमल्स रहते हैं जो हमें कैरेक्टर्स बताते हैं दो डिफरेंट ग्रुप के बारे में, और उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। ओके, जैसे कि एग्जांपल में दिया है पेरीपेटस। पेरीपेटस कैरेक्टर दिखा था सेगमेंटेड बॉडी, मतलब पेरीपेटस की बॉडी सेगमेंटेड है, उसके ऊपर थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है, पैरापोडियल लाइक ऑर्गन्स है उसके पास, और ये जो तीनों ऑर्गन हैं ये है कैरेक्टर्स एनिलिडा के। ओके, और पेरीपेटस के पास में कैरेक्टर ऐसे भी है कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन, पेरीपेटस ट्रैकियल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता और उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये कैरेक्टर्स है आर्थ्रोपोडा के। तो हम इसके ऊपर से कह सकते हैं कि पेरीपेटस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि हम पेरीपेटस को एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक क्यों कहते हैं, तो ये भी उसका आंसर है। अब सेकंड है एग्जांपल डकबिल प्लैटिपस। डकबिल प्लैटिपस जो है वो रेप्टाइल्स के तरह एग्स ले करता और उसके बॉडी पे हेयर्स है एंड उसके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि कैरेक्टर्स है मैमल्स के। तो हम कह सकते हैं कि डकबिल प्लैटिपस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की। थर्ड एग्जांपल है लंग फिश। लंग फिश लंग से रेस्पिरेशन परफॉर्म करती इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लंग फिश जो है वो कनेक्टिंग लिंक है पाइसेस एंड एम्फीबियंस की। एंड दिस एग्जांपल इंडिकेट्स दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन फ्रॉम फिशेस। इन्हीं एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि जो मैमल्स है वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से और एम्फीबियंस फिशेस से। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट एविडेंस के पास जो कि है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियो के ज़रिए जो हमें जो पता चलता है वो। अब यहाँ पे कुछ हमें दिया है इस डायग्राम में 1.10 के अंदर दिया है स्टेज 1, ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 2 एंड ये है स्टेज 3। फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइज, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट, मैन, इनके एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज दी है हमको यहाँ पे, सेकेंड स्टेज दी है हमको यहाँ पे एंड थर्ड स्टेज दी है हमको यहाँ पे। और इसके ऊपर से हम पता लगा सकते हैं कि हम एक कॉमन एंसिस्टर्स से जन्मे हैं करके। जैसे कि आप देख सकते हैं सबके स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र आ रही है और जो कि धीरे धीरे करके डिफरेंसेस में चेंज हो रही है। मतलब स्टेज 1 में एक्सट्रीम सिमिलरिटीज़ है, स्टेज 2 में सिमिलरिटी थोड़ी कम हो गई, डिफरेंसेस है थोड़े, एंड स्टेज 3 में कुछ भी सिमिलरिटीज़ नहीं नज़र आ रही, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस है। तो जो इनिशियल स्टेज मतलब स्टेज 1 में जो सिमिलरिटी हमको नज़र आ रही है उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि ये जो सब नीचे जो एनिमल्स दिए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कॉमन ओरिजिन रहा होगा सब एनिमल्स का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, अब है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। So Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book entitled Origin of Species. तो चार्ल्स डार्विन ने प्लांट्स और एनिमल के मतलब इनफाइनाइट स्पेसिमेन कलेक्ट किए और उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया और इसके ऊपर से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस इसमें लिखी है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद उनको पता चला कि ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली। सब जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रोलिफिशियली रिप्रोड्यूस होते। ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कंपटीशन करते लाइफ जीने के लिए, और इस कंपटीशन में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन होता है जो कि मॉडिफिकेशन बताता, जो कि काम आती है कंपटीशन को विन करने में। ओके, और however beside this natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest are perish। अब इससे छोड़ के नेचुरल सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेचर सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करता जो कि लाइफ जीने के लिए फ़िट है
और जो फिट नहीं है वो वहीं जगह पे पेरिश हो जाते। सस्टेनिंग और सेलेक्टेड एनिमल मतलब जो सस्टेन हुए हैं खुद से और जो नेचर ने सेलेक्ट किए हैं, बस वही ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्हें राइट रहता है मतलब रिप्रोडक्शन करने का एंड उनके न्यू जनरेशन को जन्म देने का। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया था, बट उसके बाद में उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए। वो ऑब्जेक्शन भी हमें दिए यहाँ पे, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही बताया, बट ऑब्जेक्शन था कि नेचुरल सिलेक्शन ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इवोल्यूशन के लिए लीड करता करके। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब उन्होंने मॉडिफिकेशन का तो वो नाम लिया था, बट कौन सी यूजफुल मॉडिफिकेशन है, कौन सी यूजलेस मॉडिफिकेशन है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं किया था। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है स्लो चेंजेस के बारे में और फास्ट चेंजेस के बारे में। ये ऑब्जेक्शन रहने के बावजूद डार्विन का जो वर्क है इवोल्यूशन के ऊपर, उसे हम माइलस्टोन कहते हैं, माइलस्टोन। आई होप कि आपको डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझ गया होगा। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया है साइंटिस्ट का, चार्लेस डार्विन का। चार्लेस डार्विन का पूरा नाम था चार्लेस रॉबर्ट डार्विन, जिनका बर्थ हुआ था 1809 में और डेथ हुई थी 1882 में। ये एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन की थियरी लिखी एंड इन्होंने बताया कि उन्होंने प्रिंसिपल दिया नेचुरल सिलेक्शन का। आगे है लैमर्किज्म। अब लैमर्किज्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन बैप्टिस्ट लैमर्क ने प्रपोज किया था, मतलब बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है जो कि ऑर्गेनिज्म में आते वो रिस्पॉन्सिबल रहते इवोल्यूशन के लिए। जीन बैप्टिस्ट लैमर्क proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution and the reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism। जो इवोल्यूशन मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो रहते हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ या फिर लेजीनेस, और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा था यूज़ और disuse of organs। Okay, clear? आगे further he said that the neck of giraffe had become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generation। अब उन्होंने आगे ये कहा कि जिराफ की जो नेक है वो बहुत ज़्यादा लंबी क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर से पत्ते खाते थे और उनके सेवरल जनरेशन ने ऐसे काम किया, इसलिए उनकी अब जो नेक है वो अब एक्सटेंड हो गई। सिमिलरली शोल्डर ऑफ आयन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। अब उन्होंने ये भी कहा कि लोहार के जो शोल्डर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट की वजह से। विंग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। विंग्स ऑस्ट्रिच और ईमू ये जो बर्ड्स है इनकी विंग्स उड़ने के लिए यूज़ नहीं करते, इसी वजह से उनके अब विंग्स जो है वो यूजलेस हो गए। Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit। जो स्वैन और डक जो बर्ड्स है वो हमेशा पानी में रहने के कारण उनकी जो लेग्स है वो स्विमिंग के लिए यूज़फुल हो गए हैं। एंड स्नेक्स, आपको पता है कि स्नेक्स के पास लेग्स नहीं है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक हैबिट ले ली थी, ब्यूरोइंग हैबिट, इसके वजह से। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये जो सब एग्जाम्पल्स है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है और एक जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिसे हम कहते हैं लैमर्किज्म, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। Development of organ due to specific activities or their degeneration due to no use was widely accepted, but their transfer from generation to generation was rejected। अब एक खाद्य ऑर्गन का डेवलपमेंट
कोई ऑर्गन डेवलप हो रहा है उसके यूज़ के वजह से, या फिर कोई ऑर्गन डिजनरेट हो रहा है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे इसके वजह से, ये तो सब ने एक्सेप्ट किया था। बट वो हमने जो कोई कैरेक्टर एक्वायर्ड किया है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है करके, ये किसी ने नहीं माना। और इसके वजह से ये जो लैमरिक थ्योरी है वो डिस्प्रूव हो गई थी, क्योंकि because it had been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disproved। क्योंकि ये बहुत बार वेरीफाइड किया गया था कि हमने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाते, और यही कारण था कि लैमरिक्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गई करके। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उन्होंने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक वो ट्रांसफ़र कर सकते, और इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लैमरिकिज्म। यहाँ पे लैमरिक जीन बैप्टिस्ट लैमरिक के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। जीन बैप्टिस्ट लैमरिक का बर्थ 1744 में हुआ था और उनकी डेट 1829 में हुई थी, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।